यस गाइस, दिस इज़ विवेक दशोरा और हम सिक्योर RS23 राइटिंग स्किल्स प्रोग्राम जो मेंस ओरिएंटेशन पर है और जिसमें राइटिंग स्किल्स पर क्या स्पेशलिटीज़ होती हैं, किन चीज़ों पर हमें फोकस करना है, कैसे हम अच्छा आंसर लिखकर ज़्यादा बेटर मार्क्स गेन कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। टेस्ट सॉल्यूशन 2339 की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा पबेड पार्ट 1 है। ठीक है, सो पबेड का जो फर्स्ट पार्ट है उस पर हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, 2 मार्कर क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्रूशल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ सोसाइटी। किसी समाज के सुचारू काम काज के लिए लोक प्रशासन क्यों महत्वपूर्ण है। अब अगेन मैं आपको दोबारा उस चीज़ पे लाता हूँ, दिस इज कॉल्ड द प्रोफेशनलिज्म। मैंने आपको पहले भी 2-3 वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करी है, फिर से आप लोगों को एक बार और बताता हूँ, जिसे कहते हैं व्यावसायिकता। व्यावसायिकता वो चीज़ है जहाँ पर आपको उसी सब्जेक्ट कंसर्न पर बात करनी है। प्रशासन, लोक प्रशासन एक अच्छी चीज़ है, किसी भी समाज को चलाने के लिए प्रशासन अच्छा होना चाहिए, प्रशासन इफेक्टिव होना चाहिए, एक जनरल बात है। पर ये चीज़ें दी किसने, प्रोवाइड किसने की, थ्योरिसिस्ट कौन है, थिंकर्स कौन थे, जिन्होंने आखिर इसका बेस बनाया, जिन्होंने इसको डिफाइन किया, जिन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया कि यार ये मामला क्या है। समझ रहे हो ना बात को। सो पहले हम उसकी बात करेंगे, ये है व्यावसायिकता यहाँ पर। इससे क्या होगा कि आपका आंसर जस्टिफाई होगा। आपके आंसर में आपने बेसिस प्रोवाइड किया। अब आप कहोगे कि सर ये थिंकर्स इतने सारे कैसे याद करेंगे। यार मुट्ठी भर कंसेप्ट है, कुछ मुट्ठी भर कंसेप्ट है, लिस्ट भी बना लोगे और एक एक कंसेप्ट से रिलेटेड एक थिंकर का नाम भी याद कर लोगे। यू हैव टू मग इट अप। आपको इसको रटना पड़ेगा। अपनी स्टडी टेबल के सामने एक लिस्ट बना लो और उसको चिपका लो। उससे आपके आंसर में ये मान लो, यकीन मानो कि 0.5% तक का इंक्रीमेंट हो जाता है, क्योंकि आपने बोला है कि ये बात उन्होंने बोली है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जब आप कोई बात अपने से बोल रहे हो तब ऐसा लगता है कि वो बात आप ही बोल रहे हो। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है वो इस चीज़ पर फोकस करता है, या उसका एक तरह से ये कंसर्न होता है, या एक तरह से एक्सपेक्टेशंस होती है कि बच्चा उस थिंकर को लिख रहा हो, उसको कोट कर रहा हो, तो वो चीज़ जस्टिफाइड होती है। ठीक है। सो इस पेपर में हमने कोशिश करी है कि आपको सभी जगह जो स्मूथ सोसाइटी, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है कि सोसाइटी के स्मूथ होने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों क्रिटिकल है, इससे रिलेटेड थिंकर्स कौन थे। दिस इज द वुड्रो विल्सन, हेनरी फॉयल, इस बारे में इन्होंने बात करी थी। थ्योरीज इन्होंने जो दी थी वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। दिस इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, ऐसी चीज़ें हमने यहाँ पर प्रोवाइड करी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की डिमांड पर। वाई इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्रूशल, ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। इनके पूछने का मतलब ये है कि इसका क्या महत्व है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पर आते हैं क्वेश्चन की। दिस इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स द नेसेसरी स्ट्रक्चर एंड एक्सपर्टीज टू मैनेज द रिसोर्सेज एंड प्रोसेस दैट अंडरपिन अ वेल फंक्शनिंग सोसाइटी। जितने रिसोर्सेज हैं उनको बेटर मैनेज करने और उनको प्रोसेस करने के लिए, ताकि एक सोसाइटी वेल फंक्शनड हो सके। एफिशिएंट गवर्नमेंट सर्विसेज फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू सोशल वेलफेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचा के विकास से लेकर जो सामाजिक कल्याण, समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं, उन सब के लिए इसका एफिशिएंट होना बहुत असेंशियल हो जाता है। किसका, लोक प्रशासन का, प्रशासन का। अब बात आती है, दिस प्रमोट्स स्टेबिलिटी, रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट एंड इम्प्रूव्स ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब इस चीज को समझ रहे हो, ये था यहां तक, ये पूरा, ये अलग एस्पेक्ट है। ठीक है, मैं इसको आपको बाइफरकेट करके बता रहा हूं, तसल्ली से बात को समझना। अगर समझ गए तो बहुत आगे निकल जाओगे, और समझे नहीं और ऐसा लगता है कि नहीं ये तो पता नहीं क्या है और हम तो वापस से नोट्स ही रटेंगे, तो रटते रहो, उससे आगे नहीं बढ़ोगे। दिस प्रमोट्स क्या, वॉट, द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और द एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन
प्रमोट करता है किसको, स्टेबिलिटी, स्थायित्व, रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, जो आपस में विरोध हो सकते हैं उनको कम करता है, और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये इम्प्रूव करता है। तो जो वाई पूछा है ना, वो वाई ये है, दिस इज वाई। ये क्या था फिर जो यहाँ से शुरू हुआ था, ये था व्हाट, प्रशासन होता क्या है, लोक प्रशासन करता क्या है। समझ गए बात को? ये दो बाइफर्केशन है इस आंसर के। तो हमने पहले ये बताया कि ये है क्या, और फिर हम इस पर आए कि ये क्यों इफेक्टिव है या ये क्यों असेंशियल हो जाता है। ठीक है, आज का सेशन या इस पेपर से रिलेटेड सेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग रहेगा। तसल्ली से सुनना, जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी करोगे कोई दिक्कत नहीं, नुकसान अपना ही उठाओगे, क्योंकि इस पेपर को मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज करके समझाया है। यहाँ पर एनालिसिस डिमांड है इस पेपर की, जिन पेपर्स में डिमांड होती है उसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और चीज़ों को समझाया कि कहाँ आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। और ये 65 मार्क्स का है जो आपका पबेड है। तो पबेड को लेकर रिस्क मत लेना, वो ऐसी चीज़ है जो आदमी समझता जनरल है, पढ़ने लगता है तब जनरल लगता है, पर ऐसा क्या डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आते, वो डिफरेंस हम आपको बता रहे हैं। हाउ कैन इफेक्टिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रीब्यूट टू अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो SDGs हैं उनके लिए लोक प्रशासन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार योगदान दे सकता है। आपसे क्या डिमांड पूछी गई है, दिस इज द कंट्रीब्यूशन। अब फिर बात ये आती है कि ये योगदान देगा किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन के ज़माने के और उस ज़माने के लोगों ने इसको बनाया, तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट टाइप की चीज़ पर हमारा इतना फोकस नहीं था। फिर ऐसी क्या चीज़ आई, तो फिर आया ब्रंटलैंड कमीशन, और फिर हमारे यहाँ के जो नोबेल laureate हैं अमर्त्य सेन साहब, वो आए। तो उनको जब आप कोट कर रहे होंगे तब आपके आंसर में जान आ जाएगी, और जब आंसर में जान डालोगे ना तभी कॉपी में जान आएगी, और जिस चीज़ की तुम तैयारी कर रहे हो तभी तुम्हारी जान में जान आएगी कि तुम सेलेक्ट होगे। ठीक है, चलिए इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का मर्म समझ गए होंगे, मर्म समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ। व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आदेश की एकता क्या है, या आदेशों की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। एक ही पर्सन एक ही जगह से आदेश मिल रहे हों। थिंकर कौन है, यस ये हमने लिखा है बाई। थ्योरी क्या है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। दिस प्रिंसिपल प्रमोट्स एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन विद इन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आदेश की एकता से एक चीज़ ये हो जाती है कि वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन होने लगता है। चाहे आप किसी घर परिवार की बात कर लें, किसी समाज की बात कर लें, किसी जात बिरादरी के ग्रुप की बात कर लें, किसी पंचायत स्तर की बात कर लें, वहाँ पर आदेश की एकता का बेनिफिट होता है। तो आदेश की एकता क्या है ये हम यहाँ तक बता चुके। यूनिटी ऑफ कमांड ये क्या करता है, तो यहाँ पर आपको एक और आंसर प्रोवाइड हो गया, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, या फिर कहा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रोल, इसका क्या रोल है, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं। प्रशासन पर विधायी और न्यायिक नियंत्रण की विभिन्न विधियाँ और तकनीकें क्या है। सो जो मेथड्स हैं कौन से, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के, वो किस तरह से कंट्रोल करता है उस पर बात कर रहा है। तो दिस इज़ वेरी जनरल क्वेश्चन। मेथड हमने बताया, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, क्वेश्चन आर है, एम्बुड्समेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जैसी चीज़ें यहाँ पर, जुडिशियल रिव्यू और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस आंसर में एनालिटिकल कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें करनी हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 7th। What is non-partisanship in the context of civil services or in a life of a civil servant? गैर पक्षपात क्या होता है। तो एक चीज़ याद रखना, इन चीज़ों का डिफरेंस अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा। नॉन पार्टिसनशिप वो किसी पार्टी से रिलेट नहीं करता हो, इसकी सीधी सी चीज़ ये याद रखना। हिंदी वालों के लिए ये शब्द गैर पक्षपात, पक्षपात रहित होना,
और लगभग यही शब्द आगे पीछे घूम कर आते हैं। तो इन शब्दों का सबसे पहले हिंदी वाले इतना सा समझदारी रखना कि रीड दिस इन इंग्लिश टू डिफ्रेंशिएट द एग्जैक्ट डिमांड। इसको अंग्रेजी में ज़रूर पढ़ लेना। और नॉन पार्टिसनशिप के साथ में आपको इम्पार्शलिटी, उसको भी गैर पक्षपाती बोलते हैं। इम्पार्शलिटी का मतलब किसी भी तरह का पक्षपात नहीं किया हो। नॉन पार्टिसनशिप का सीधा सीधा मतलब है, यहाँ पर इस टर्म को पकड़ लेना, इस टर्म से आप कंफ्यूज नहीं होगे। इम्पार्शलिटी और नॉन पार्टिसनशिप में, या पार्टी कौन सी होती है अपने यहाँ पर, पार्टी पॉलिटिक्स जिसको हम बोलते हैं, मतलब राजनीतिक पार्टी। तो ये सीधी सीधी चीज़ है राजनीति, कि आदमी कोई राजनीतिक बायास या व्यू नहीं रखता हो, या किसी तरह से राजनीतिक झुकाव नहीं रखता हो। और इम्पार्शलिटी का मतलब है किसी तरह से भी वो पार्शल बिहेव नहीं करता हो, पक्षपात नहीं करता हो। पक्षपात का मतलब वो पैसे लेकर भी कर सकता है, जात के आधार पर भी कर सकता है, धर्म के आधार पर भी कर सकता है, क्षेत्र के आधार पर कर सकता है, बोली के आधार पर कर सकता है, किसी दबाव में कर सकता है, किसी अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए कर सकता है, किसी भी आधार पर कर सकता है। वो नहीं होना चाहिए। दिस इज इम्पार्शलिटी। गेटिंग दिस? चलिए नेक्स्ट चीज पर आते हैं। ऐसे जो कंसेप्ट हैं आपके, वो इथिक्स में भी हैं और इथिक्स से लगभग इक्वल ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि जो थिंकर्स थे ना, उस ज़माने में सब्जेक्ट का डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था, तो लगभग यही थिंकर्स आपको सब जगह मिलेंगे। अगर आप देखेंगे इमैनुअल कांट, तो इमैनुअल कांट इतनी जगह आएंगे आपको, वो फिजिक्स में भी आ जाते हैं, आपको इथिक्स में भी आ जाते हैं, पॉलिटी में भी आ जाते हैं, पबेड में भी आ जाते हैं, फिलोसफी में तो ऑब्वियसली आते ही हैं। तो इमैनुअल कांट जैसे लोग थे। अगर आप देखेंगे एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल ने कई सारी ऐसी थ्योरीज दी है। हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, तो वो ऐसे लोग हैं जो पॉलिटी में भी आते हैं, इकोनॉमिक्स में भी आ जाते हैं। तो उस टाइम पर सब्जेक्ट के डिफरेंशिएशंस इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, इसलिए लगभग आपको वो चीज़ें रिपीट होंगी। एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। PSUs की बात कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं। PSUs में जो कॉरपोरेट गवर्नेंस की इम्पोर्टेंस है वो क्यों ज़रूरी है? तो कॉरपोरेट गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। एग्जाम्पल लेना, सीधा BSNL, एयर इंडिया, इनकी जो कॉरपोरेट गवर्नेंस थी वो अच्छी नहीं थी, तो ये प्रोफेशनलिज्म मेंटेन नहीं रख पाए, बिजनेस को ज़्यादा बेटर नहीं मेंटेन कर पाए, ये सरकारी कर्मचारियों की तरह बिहेव करते थे। BSNL का ज़माना आपको याद आ गए होंगे, और BSNL अभी भी चल रहा है, आपको पता होगा। इसकी फुल फॉर्म ही ये कर रखी है कि भाई साहब नहीं लगेगा, मतलब सिग्नल ही नहीं आता है। तो सर्विस प्रोवाइड करनी है, अगर आप कस्टमर केयर पे कॉल करो, वो आपको ईजी वे में 1.5 से 2 घंटे का वेट करवा देते हैं। हालत ये कर रखी है। हालांकि मोदी गवर्नमेंट का इस चीज़ पर फोकस है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया है, जैसे कि रेलवेज़ ले लीजिए, और PSU की जितनी है, डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर के जितने PSUs हैं उनको काफ़ी स्ट्रेंथन किया है, और आगे भी इस पर जोर है। तो इसमें जो गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसकी क्या महत्ता है, या ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट चीज पर आते हैं। हाउ डज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर डिराइव एंड मेंटेन द लेजिटिमेसी? यस, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी 2 डिमांड है। देयर आर 2 डिमांड्स, वन इज डेराइव एंड सेकेंड इज मेंटेन। उसको कहाँ से प्राप्त होती है, क्या वेदता, ये हो गई पहली बात। तो दूसरा, वो उसे कैसे कायम रखता है, कैसे स्थायी रखता है, कैसे उसको बनाए रखता है। ठीक है, सो मेंटेन कैसे करता है। थिंकर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। थ्योरीज कौन है? लेजिटिमेसी ऑफ रूल, कम्युनिकेटिव एक्शन, ये चीज़ हमने बताई है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर की हम बात करें तो वो लेजिटिमेसी कहाँ से आता है? उसको रेस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी उसको मिलती है। द मेंटेन इट, उसको आती कहाँ से है? वो सरकार है, और सरकार
का नुमाइंदा होने के नाते उसको ये सारी चीज़ें मिलता है। बट हाउ दे मेंटेन, जब वो काम कर रहा हो। रिसेंटली आप एक चीज़ देख सकते हैं, दिस इज़ अगर आप राजस्थान की अभी की बात करें तो हमारे यहाँ पर अचानक से ये कहा जा रहा है कि पिछले 10-15 दिन में, मैं मई की बात कर रहा हूँ, और मई 2024 की, मई 2024 के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर फूड एडमिनिस्ट्रेशन है, जो खाद्य विभाग है, वो अचानक से सक्रिय हुआ है और कई जगह खाद्य विभाग के छापे पड़ रहे हैं, कई जगह वो रेड कर रहे हैं। तो खाद्य विभाग के जितने छापे पड़ रहे हैं उससे एक बात कहा जा रहा है कि इससे पहले भी क्या राजस्थान में खाद्य विभाग हुआ करता था और ये इस तरह से काम कर सकता था, ये हमें पता ही नहीं है, जनता इस बारे में बोल रही। सो दिस इज हाउ दे मेंटेन। वो डेराइव्ड लेजिटिमेसी उनके पास है, पावर उनके पास पहले भी थी, पर क्या वो उस बारे में एक्शन कर रहे थे? सेम विद द पेपर लीक, ये आपके दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पेपर लीक वाला। और सब इंस्पेक्टर वाले एग्ज़ाम में ट्रेनिंग कर रहे थानेदारों को आरपीए, राजस्थान पुलिस एकेडमी से उठा कर ले जाना और उनको डिक्लेयर करना, उनको बताना कि उन्होंने कहाँ क्राइम किया है, कहाँ पर क्या फ्रॉड किया था और कैसे वो भर्ती हुए थे। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो द एसओजी इज़ द मेंटेन इट्स लेजिटिमेसी, ये मेंटेन कर रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर can derive and maintain legitimacy by ensuring that their actions are consistent with the law and the policies of the government। वो सरकार के साथ और कानून के साथ उनके जो एक्शंस हैं वो एक लाइन पर चल रहे हों, वो ट्रांसपेरेंट हो और उनके एक्शन में किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं हो। दे शुड बी रेस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ द सिटीजन, शुड बी विलिंग टू एंगेज। उनमें एंगेजमेंट होना चाहिए विद देम, पब्लिक के साथ वो एंगेज होने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सो दे शुड बी विलिंग टू एंगेज विद देम। वो पब्लिक के साथ एंगेज होने के लिए उनके अंदर एक विल होनी चाहिए, उनके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत मेन चीज़ है, जन भागीदारी। Getting this? So being ethical and professional in their conduct। तो इसकी दो डिमांड थी, ठीक है। अब अगर इसका ऑल्टरनेट की बात करें कि इसको ऑल्टरनेट वे में कैसे पूछा जा सकता है, तो ऑल्टरनेट वे में इसमें ये पूछा जाता है व्हाई इट इज़ असेंशियल और टू हैविंग अ पब्लिक पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट ऑफ पब्लिक, जन भागीदारी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है। या फिर यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है द रोल ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन और द पब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? दिस इज द कोर आई थिंक ऑफ दिस आंसर। तो जब भी आपसे ये पूछा गया है हम इस बारे में ज़रूर चर्चा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिस्कस द पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेसिव पावर कंसंट्रेशन। कहीं पर भी अगर पावर का एक्सेसिव कंसंट्रेशन हो रहा है, ये उसका विपरीत है जो हमने जो अभी पढ़ा है ना, यूनिटी ऑफ कमांड, उसका नेगेटिव है कि कहीं एक ही जगह पर अगर शक्ति का संकेंद्रण हो रहा है तो वो किस तरह से नकारात्मक हो सकता है। इस आंसर में आपको कुछ अच्छी बातें दी गई है। ये कंसेप्ट आई थिंक आप समझते हैं, और एक्सेसिव पावर कंसंट्रेशन किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नेगेटिव हो सकता है, इसमें पूछा गया। अब इसमें आपको दो अच्छी बातें दी है, दैट इज स्टिफलेड द इनोवेशन एंड इरोजन ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट। आपको यहाँ पर
बाहुबली की महिष्मति याद आ सकती है, और जो वहाँ पर महारानी हुआ करती थी कि मेरा वचन ही है शासन, उन्होंने जो बोल दिया वही सही है, और वो एक तरह से जो डिस्कशन है उसको ख़त्म कर देती थी। वो चीज़ क्या है कि किसी भी लेवल पर इनोवेशन से उसको सबसे पहले ख़त्म कर देती है। चलो अब आप कहोगे सर ऐसा एग्जाम्पल दो जो एग्ज़ाम में कोट कर सकें, तो आप एग्ज़ाम में कोट कर सकते हैं दिस इज़ द हिटलर। आप एग्ज़ाम में कोट कर सकते हैं जहाँ पर राजतंत्र हुआ करता है, वहाँ पर क्या होता था कि इनोवेशन जो है, अगर राजा डेमोक्रेटिक नहीं है, राजा डेमोक्रेटिक है तो वो अदर जो भी व्यूज़ हैं उनको एक्सेप्ट करता है। जब राजा डेमोक्रेटिक नहीं है तो अदर व्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। जब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो चीज़ों को रोक रहा है, अदर व्यूज़ को। किसी एक पक्ष को मैं देख पा रहा हूँ, मान लीजिए कि ये मैं इधर देख पा रहा हूँ, इधर नहीं देख पा रहा हूँ, तो ये जब आप दूसरे एस्पेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं, हो सकता है कोई और देख रहा हो पर आप उसको अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, तो इट कंस्ट्रेंस द इनोवेशन। ठीक है, इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, और धीरे धीरे करते हुए फिर जन आधार जो है वो खो देते हैं। समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ऑल्टरनेट क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो सत्ता का संकेंद्रण सरकार के प्रति भय और अविश्वास पैदा कर सकता है, जिससे इसकी वैधता कमज़ोर हो जाती है। फिर क्या होगा कि जनता विद्रोह करने लगेगी, विद्रोही हो जाएगी, फिर जो गृह युद्ध होता है वो छिड़ जाते हैं। समझ रहे हो बात को? हिटलर डिक्टेटर था, कुछ टाइम के लिए सक्सेसफुल रहा, और उसके बाद में ऑटोमेटिक लोगों के सेंटिमेंट्स नेगेटिव होने लग गए। ये स्टेटमेंट के साथ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कंसंट्रेशन ऑफ पावर वैधता को कमज़ोर करेगा? ठीक है, पहली चीज़ ए एस्पेक्ट बता दिया कि ये वैधता को किस तरह से कमज़ोर कर सकता है, तो भी आपको आंसर यही लिखना है। दूसरा, ये नवाचारों को अवरुद्ध करता है क्या? यस, तो भी आंसर हमारे को यही लिखना है। अगर ये 2 मार्कर में पूछ लिया, या फिर कि सत्ता का जो संकेंद्रण है वह जनता के विश्वास का शरण करते हुए या नवाचारों को अवरुद्ध करते हुए जनता के विश्वास का या इवेंचुअली वैधता का शरण करता है, इस चीज़ की चर्चा करें, तो आंसर को इसी फॉर्मेशन में लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। Why are integrity, impartiality and non-partisanship considered essential values for this? This is same as the ethics, और यहाँ पर आपके थिंकर्स भी वही हैं, इमैनुअल कांट और जॉन लॉक, जो कि मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन के टाइम पर भी डिस्कस किए हैं। कॉर्पोरेट प्रशासन क्या है? व्हाट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या चीज़ें आती है, इसके थिंकर्स हमने लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ आप चूक गए, इस आंसर को जब आप पूरा पढ़ेंगे ना कि इसकी डेफिनेशन क्या है वो हमने बता दिया, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो हमने बता दिया। ये पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया। भारत में कहाँ से आया, तो उसके लिए जो हमारे को कंपनी एक्ट 2013 है वो यहाँ मेंशन करना होगा। दिस इज़ द लैक इन द आंसर। ये जो बच्चा लिख रहा होगा उसको लगभग ये मान लीजिए 0.30 0.50 मार्क्स ज़्यादा मिल रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं। हाउ कैन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बी इंटीग्रेटेड इनटू पब्लिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस? जहाँ पर सार्वजनिक प्रबंधन है वहाँ पर सामाजिक उत्तरदायित्व को कैसे मेंटेन किया जाए, और इसका फिर दूसरा जो एक एस्पेक्ट हो जाता है वो हो जाता है CSR, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, वाणिज्यिक सामाजिक दायित्व। अब जब कभी भी विकास प्रशासन के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आई, इंक्लूसिव की बात आई, लोगों को उस विकास में भागीदार बनाने की बात आई, तब याद रखना ब्रंटलैंड आयोग और हमारे अमर्त्य सेन अंकल, ये 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनके नाम जरूर वहाँ पर हमें चिपका देने हैं। ठीक है,
नेक्स्ट चीज पर आते हैं और ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिविल सेवा में सामान्यज्ञों और विशेषज्ञों के बीच क्या संबंध है? एग्जाम्पल देता हूँ, कोविड पीरियड, कोरोना का फर्स्ट लॉकडाउन से सेकंड लॉकडाउन का पीरियड। एक तरफ हमारे पास होता है ब्लॉक लेवल पर CMHO, BCMHO भी इसको बोलते हैं। सेकंड लेवल पर हमारे पास होता है ब्लॉक लेवल पर SDM, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक मेडिकल ऑफिसर है। जिला स्तर पर अगर हम बात करें, हमारे पास होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM, दूसरा हमारे पास होता है CMHO। जिले में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग और कैसे कोविड कंट्रोल से लेकर क्या पॉलिसीज बननी है, राज्य लेवल से केंद्र लेवल से बन के आई है, उसको इम्प्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में किन चीज़ों में आपको रिलैक्सेशन देना है, किन चीज़ों में रिलैक्सेशन नहीं देना है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर ऐसा हो कि प्रशासन हम हैं और इस पॉलिसी को हम डिसाइड करेंगे और ये प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं और मेडिकल ऑफिसर्स को नहीं बुलाया गया, दे आर द एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड, वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि कैसे वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है, किन चीज़ों से वायरस ज़्यादा फैलने के चांसेस हैं, कब वायरस स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है, किन परिस्थितियों में नहीं होता है। ठीक है, तो उन स्थितियों को आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये कन्फ्लिक्ट कई जगह हुआ है। उस टाइम के अगर आप वीडियो भी देखें तो कई बार हुआ है। SDM साहब गए हैं और डॉक्टर अपनी कुर्सी से नहीं उठा, तो वो SDM साहब उलझ गए इस बात पर कि आप उठे कैसे नहीं कुर्सी से। उसने बोला क्यों उठूंगा मैं। BCMHO अपनी चेयर से नहीं उठा, तो कि आपको उठना चाहिए, हम प्रशासनिक अधिकारी के होंगे, आप आपके लेवल, आपके फील्ड में, आप जिस पोस्ट पर हैं, मैं अपने फील्ड में उस पोस्ट पर हूँ। ये हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल समझ गए। अब आते हैं इस बात पर कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप। हम इससे आगे बढ़ गए, किससे? ये आज के 5 या 7 साल पहले, या एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें एक जनरल चीज़ आती है, सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ। स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट में क्या फ़र्क है? इस क्वेश्चन में वो कॉन्फ्लिक्ट पूछा ही नहीं उन्होंने, विवाद नहीं पूछा है, उन्होंने ये पूछा इनके बीच में संबंध क्या है। ये याद रखना। तो जो कंसेप्ट हमारे को जनरली पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है विवाद। मैंने आपको विवाद का ही एग्जांपल दिया, उन्होंने विवाद पूछा ही नहीं है। वो पूछ रहा इनका रिलेशन क्या आपस में, इनको कैसे एक तरह से कोलैबोरेट किया जा सकता है। तो ये कंस्ट्रक्टिविटी की तरफ जा रहा है, विध्वंसक नहीं हो रहा है, निर्माणात्मक क्वेश्चन है। समझ रहे हो बात को? यहाँ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, पूछ क्या रहा है। तो हमने दोनों चीज़ें बता दी। अब जो मेन चीज़ है वो है फाइंडिंग इक्विलिब्रियम। इनके बीच में समानताएं क्या है, ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इन दोनों का होना असेंशियल है। जब कोविड की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बात आ रही है तो जिला कलेक्टर प्रशासनिक भाग को देखेगा, लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा, और CMHO ये बताएगा कि पॉलिसी में ये होना चाहिए। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच। हाइब्रिड मॉडल और एडेप्टिव स्ट्रक्चर दोनों में आपस में एडोप्टेशन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। अल्टीमेटली द ऑप्टिमल बैलेंस डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट, सर्विसेज नीड्स एंड द ओवरऑल गोल्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अगर आपसे इस विवाद में पूछ लें कि इसमें किस चीज़ पर फोकस किया जाना चाहिए, जहां सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ का विवाद हो रहा है, तो आपको ये बैलेंस प्रोवाइड करना होगा कि जो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है उसमें हमें किसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। और यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि कोविड जैसी सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है कि प्रशासन के साथ में आपको मेडिकल जो एक्सपर्टीज़ है वो हमें चाहिए, उसके बिना हम उसे नहीं कर सकते। तो ये इस आंसर का एग्जैक्ट फॉर्मेशन होगा। ये संतुलन की बात कर रहा है। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय डिजिटलाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या तो अपॉर्चुनिटीज़ निकली और कौन सी नई चुनौतियां निकल कर सामने आई, इस पर आपको डिस्कस करना है। तो चैलेंजेस यहाँ पर बताए गए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर बताई गई है। मेन चीज़ है कि हमने थिंकर्स लिखे हैं और इनसे रिलेटेड जो थ्योरीज़ हैं वो कहाँ से निकल कर आती है, तो डिजिटल गवर्नेंस और ई-गवर्नेंस, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें थ्योरीज निकल कर आती हैं।
दिस इज द आंसर। और इसमें मेन चीज है कि अगर इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है, बाय लिवरेजिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन ट्रांसफॉर्म इट्स ऑपरेशंस, empower citizens and create a more efficient, responsive and inclusive government. Discuss, इसे ऐसे भी पूछा जा सकता था, कुछ नहीं किया, यहाँ पर डिस्कस जोड़ दिया। हिंदी में इसको मैं एक बार पढ़कर बता देता हूँ आप लोगों को ज़्यादा। अवसरों का लाभ उठाकर डिजिटलीकरण की चुनौतियों का समाधान करते हुए सार्वजनिक प्रशासन अपने संचालन को बदल सकता है और नागरिकों को सशक्त बना सकता है। एक अधिक कुशल, उत्तरदायी और समावेशी सरकार की स्थापना की जा सकती है। समावेशी राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण हो सकता है। लिख दिया और यहाँ लिख दिया चर्चा करें। तो क्या करना है, चर्चा में जो इसके पार्ट्स हैं हमें सिर्फ उसी पर बात करनी है कि एक कौन सी तो उसमें चुनौतियाँ आती है और कौन से इसमें अवसर आते हैं। गेटिंग दिस, आई होप दिस वुड बी अ गेम चेंजर फॉर यू। इस राइटिंग स्किल्स से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी। नॉलेज होना अलग चीज़ है और प्रेजेंटेशन, चीज़ों को एग्जैक्टली पकड़ के, डिमांड को पकड़ के प्रेजेंटेशन करना एक अलग चीज़ है। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस वुड बी अ गेम चेंजर। ठीक है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, यस, थोड़ा टाइम लगता है, पर आपको धैर्य रखना होगा। सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को रटने से काम नहीं चलेगा, सिलेक्शन होगा नहीं। सिलेक्शन और एक अच्छी रैंक के लिए जब आपके आंसर में डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। इस चीज़ को टारगेट करते हुए हमने पूरा राइटिंग स्किल्स प्रोग्राम 2021 में भी चलाया था। 53 सिलेक्शंस हमारे पास अपने मेंस और इंटरव्यू प्रोग्राम से जो ग्रुप डिस्कशंस हमने करवाए थे, आई थिंक जीडीज़ और कहीं भी नहीं करवाए गए थे। ग्रुप डिस्कशंस स्टूडेंट्स के ऑनलाइन और ऑफलाइन भी हमने करवाए थे। 53 सिलेक्शंस हमारे पास। स्कोर मैक्सिमाइज़र, इस तरह का राइटिंग स्किल प्रोग्राम 2021 की मेंस में भी करवाया था, जो बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा था। सो दिस इज़ फ्रॉम माई एंड, वेरी बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट पेपर में हम साइंस टेक 2 पर बात करेंगे। ठीक है, हैव अ वेरी गुड डे।